नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। साथियों, हम नागरिक शास्त्र को देख रहे हैं, नागरिक शास्त्र विषय को, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत को। राजनीतिक सिद्धांत में भी पहला चैप्टर राज्य की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र से। तो इसमें हम 100 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब इस चैप्टर में 230 प्रश्न है कि टोटल। अब हम जो आगे देखेंगे वो 101 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला सवाल है कि ये देखिए, बीपीएससी प्रवक्ता में पूछा गया है 2023 में, लेटेस्ट सवाल है। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? दार्शनिक राजा, परोपकारी शासक, राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों दार्शनिक राजा। ऑप्शन ए इस तरह से सही होगा, देख लीजिए। और व्याख्या मैं आप सबके सामने पढ़ रख दे रहा हूँ कि प्लेटो के अनुसार एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए राजा को दार्शनिक होना चाहिए, जिससे वह अपने आदर्श रूप की ओर अग्रसर हो सके। प्लेटो मानते हैं कि न्यायपूर्ण राज्य को स्थापित करने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सके। अतः विकल्प ये जो है कि सही होगा। अब देखिए, एक तरफ विचारक है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कथन दिया हुआ, जिसको कि हमको आपको मैच कराना है। अब देखिए, इनमें से विचारक है मैकियावेली, मिल, ग्रीन और बेंथम। और कथन जो है, कहा गया है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। तो ये साथियों कहे हैं ग्रीन, तो सी का हो जाएगा 1। और उसके बाद दूसरा कथन है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो ये बोले हैं बेंथम, जो कि उपयोगितावादी विचारक है। वो बोलते हैं कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। और व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो ये कथन है साथियों मैकियावेली का। तो हो जाएगा ए का 3। और बच रहा है अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। यह कथन हो जाएगा इस तरह से मिल का। तो हो जाएगा साथियों ए का 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4 और सी का हो जाएगा 1। तो देखते हैं कौन सही होता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी है। तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 भी साथियों जो है कि स्टेटमेंट से दिया हुआ है। देखिए, पूछा है इसमें कि सही सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में देखिए क्या दिया है, तलवार के बिना प्रसंविदा शब्द जो है कि मात्र शब्द है। यह कथन है साथियों हॉब्स का। तो हो जाएगा ए का 3। और दिया है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह कथन साथियों रूसो का है। तो बी का हो जाएगा 4। तो हम लोगों ने देखा ए का 3 और बी का 4 हो गया। और तीसरा कथन है कि उच्चतर शिक्षा केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तो यह बोले हैं बोंदा, संप्रभुता के आलोचना में उन्होंने ये चीज़ बोला है। और तो इस तरह से सी का हो जाएगा 1। और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह कथन है मिल का। तो इस तरह से साथियों जब हम मैच कराएंगे तो देखिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तलवार के बिना प्रसंविदा शब्द मात्र शब्द है, हॉब्स ने बोला है। और व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह कथन रूसो का है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, यह बोंदा बोले हैं। और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है तथा उसके चरित्र को क्या करता है, कुंठित करता है। यह बात बोले हैं मिल। अब देखिए अगला सवाल है 104वां नंबर। ये भी देखिए मैच कराने को ही है। एक तरफ अवधारणा है और दूसरी तरफ जो है कि विचारक दिया है। अवधारणा में दिया है कि राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। तो राज्य के दार्शनिक सिद्धांत के जो विचारक हैं वो हैं साथियों बोसांके। तो ए का हो जाएगा ए का 4। और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत देने वाले हैं केल्सन।
राज्य और विधि का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत देने वाले हैं केल्सन, और दार्शनिक उग्रवाद का जो सिद्धांत देने वाले हैं, दार्शनिक उग्रवाद के जो विचारक हैं वो हैं साथियों बेंथम। दार्शनिक उग्रवाद का बेंथम तो हो जाएगा सी का 2। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, इसके जो विचारक हैं वो हैं मैकियावेली। तो इस तरह से साथियों ए का हो जाएगा, ए का राज्य का दार्शनिक सिद्धांत ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा साथियों 4, और बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 2, और डी का भी हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा जो है कि देखिए ऑप्शन ए ही इसमें जो है कि सही हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 105। हाँ देखिए यहाँ पे आप लोगों के सवाल का जवाब भी है। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांकी, और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत केल्सन, दार्शनिक उग्रवाद बेंथम, और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद मैकियावेली। अब क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं साथियों। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान टीजीटी का यह सवाल है, पूछा है कि किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के अध्ययन के रूप में वर्णित किया है। E.M. फोस्टर, रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन या अर्नेस्ट बार्कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों डेविड ईस्टन। देख लीजिए व्याख्या, देखिए किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को परिभाषित करने वाले राजनीति विज्ञानी डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीति या राजनीतिक प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सों को प्रभावित करता है। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में राजनीति शास्त्र को व्याख्यायित किया। अब क्वेश्चन नंबर 106 है आप सबके सामने कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत किसने व्यक्त किया है? हीगल, रूसो, लॉक या हॉब्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हॉब्स। हॉब्स ने बात बोला था। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते जिनका हल संभव नहीं होता, और तब पुनः अराजकता फैल जाती। इसका परिणाम यह रहा कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हॉब्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से क्या है? अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 107 है साथियों कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए है कि राज्य अपने में एक साध्य है। राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य न साधन है न साध्य है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों कि वह राज्य साध्य का एक साधन है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि वह सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 107 की। देखिए आदर्शवादी विचारक जैसे हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक मुसोलिनी या हिटलर राज्य को स्वयं में क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। तो कैसे? आदर्शवादी विचारक और जो सर्वाधिकारवादी विचारक होंगे वो क्या मानेंगे? वो राज्य को मानेंगे, साध्य मानेंगे। उनका कहना होगा कि सब कुछ राज्य के लिए ही किया जाए, और जबकि जो उदारवादी होते हैं वो जो है कि राज्य को साधन मानते हैं व्यक्ति को उत्तम बनाने के लिए। तो चूंकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध्य न मान करके साधन माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 108 है साथियों कि राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का या वैज्ञानिक समाजवाद का। तो इसमें क्या आप कह रहा है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा राज्य को साधन कौन मानते हैं? राज्य को साधन मानते हैं उदारवादी, और वर्तमान समय में सारी व्यवस्थाएं। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है
किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? विलोबी, लास्की, डायसी, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लास्की। देखिए, लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अब क्वेश्चन नंबर 110 है आप सबके सामने। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, एवी डायसी, जेलिनेक या जीवी सॉ। तो यह कथन है साथियों जेलिनेक का। देखिए व्याख्या देख लीजिए, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है। वस्तुतः संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट संविधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग का सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर 110 तक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए ये सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ विचारक दिया हुआ है और इनको हम लोगों को मैच कराना है। मैं ही राज्य हूँ, ये किसने बोला था? तो ये साथियों लुई 14वां ने ये बात बोली है। और राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन है अरस्तु का। और राज्य व्यक्ति पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये बात है ये बोले हैं हीगल ने। तो हीगल का देख लीजिए, हाँ हीगल का हो जाएगा ग का चौथा। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन है साथियों प्लेटो का। और यही कथन एल्टीग्रेड इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह से जब हम इसका मैच कराएंगे तो हो जाएगा ए का देखिए का हो जाएगा 3 और ख का हो जाएगा 2 और ग का हो जाएगा 4 और घ का हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है देखिए सही हो जाएगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा गया, किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो अभी हम लोगों ने देखा प्लेटो। राज्य का आंगिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के ज़माने से ही प्रचलित है। प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान। तृष्णा का स्थान मनुष्य के कमर में है, मनोवेग का स्थान उसके हृदय में और ज्ञान का स्थान मस्तिष्क में है। तृष्णा व्यापारी में, मनोवेग सैनिक में तथा ज्ञान दार्शनिकों में पाया जाता है। इन तीनों के संतुलित मेल से राज्य का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 113 है आप सबके सामने। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो इसका भी सही कथन हो जाएगा साथियों प्लेटो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हाँ देखिए 114 में है कि कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ऐसा मानते हैं साथियों अरस्तु। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है और उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में आती हैं। अरस्तु आगे कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ कट जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव अथवा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राज्य के बिना सामान्य मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 आप सबके सामने। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या मॉन्टेस्क्यू ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अरस्तु ने। अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। शासकों की संख्या, सामान्य रूप और विकृत रूप इसका हम देखते हैं। तो एक व्यक्ति के शासन को यह सामान्य रूप में राजतंत्र कहता है, इसका विकृत रूप यह कहता है कि आतताई या निरंकुश तंत्र होगा। कुछ व्यक्तियों के शासन को यह कुलीन तंत्र कहता है और इसके विकृत रूप को वर्गतंत्र या गूढ़तंत्र कहता है। बहुत से व्यक्तियों के शासन को यह बहुतंत्र कहता है और इसके विकृत रूप को जनतंत्र या लोकतंत्र कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 116 है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्यों का वर्गीकरण भी सर्वप्रथम अरस्तु ने ही किया था। उपर्युक्त प्रश्न से ही इसका हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए देखिए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 117 साथियों, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, उपर्युक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों
वह लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। इसने देखिए इस प्रश्न की व्याख्या में देखिए आप 115 के प्रश्न की व्याख्या में देखिए यहाँ पर इन्होंने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और बहुतंत्र का बस केवल नाम लिया है। यहाँ पर इन्होंने जो है कि पूछा है कि किसको अरस्तू ने सरकार के विकृत रूप में वर्गीकृत किया है, तो लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल ए और सी को माना है। देखते हैं व्याख्या। देखिए, अरस्तू ने शासकों की संख्या और शासक के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। लोकतंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तू ने सरकार का विकृत रूप माना है, जबकि कुलीन तंत्र सरकार का सामान्य रूप है। इस तरह अच्छा, कुलीन तंत्र जो है कि सरकार का सामान्य रूप है। देखिए यहाँ पे कुलीन तंत्र सामान्य रूप वाला पूछ दिया है और विकृत रूप वाले में लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र का नाम दिया है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है कि ए और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका मतलब ये याद इंपॉर्टेंट रखना है कि एक व्यक्ति के शासन के सामान्य रूप को राजतंत्र और विकृत रूप को निरंकुश तंत्र या आततायी तंत्र, और कुछ व्यक्तियों के शासन को कुलीन तंत्र और इसका विकृत रूप हो जाएगा तो वो वर्ग तंत्र या गुटतंत्र हो जाएगा। और बहुत से व्यक्तियों का शासन होगा तो वो बहुतंत्र हो जाएगा सामान्य रूप में, लेकिन उसका विकृत रूप जनतंत्र या लोकतंत्र होगा। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया है, पूछा है कि अरस्तू ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो विकल्प दिया है निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, या आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है साथियों कि शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तू ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। अरस्तू ने राज्यों एवं संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता, मतलब कि राज्य का उद्देश्य, सार्वजनिक हित के आधार पर किया है। अरस्तू ने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 119 है। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व, तो पहला है कि दैवी इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनैतिक और धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तू के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व है वह विकास का परिणाम है। तो अरस्तू राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है, या ऐतिहासिक सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं वो। देखिए, अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तू के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह से सोच समझकर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है जिसका इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीतिक विज्ञान को जन्म दिया है। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तू के द्वारा लिखे गए दो राजनीतिक विषय के ग्रंथ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 120 है आप सबके सामने साथियों कि टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार एक व्यक्ति केवल 3 माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए स्वयं को तैयार करता है। निम्न में से कौन सा एक मत सही नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से, सहभागिता के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, अपनी राजनीतिक आस्थाओं के माध्यम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसलिए ऑप्शन सी देखिए सही हो जाएगा। देखिए, टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय होने के लिए 3 माध्यमों से तैयार किया जाता है। तो उनमें पहला है कि व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से, सहभागिता के माध्यम से और अपनी राजनीतिक आस्थाओं के माध्यम से। प्रशिक्षण के माध्यम से को उन्होंने इस सूची में शामिल नहीं किया। पार्सन्स ने राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में मूल्यों, भूमिकाओं और संस्थागत संरचनाओं को महत्वपूर्ण माना जो व्यक्ति को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 120 हो गया। अब देखते हैं 121। देखिए 121, अरस्तू के अनुसार राज्य एक दैवी संस्था, एक कृत्रिम संस्था, एक शक्ति की उपज है, प्राकृतिक संस्था। तो अभी हम लोगों ने देखा अरस्तू राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। तो ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। अरस्तू का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है स्टेट्समैन में, लॉज में, पॉलिटिक्स में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पॉलिटिक्स में।
अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य बल की सृष्टि है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, राज्य को वह प्राकृतिक संस्था मानता, मतलब कि स्वाभाविक संस्था हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 123 का। अब आगे है कि अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार का व्यापक रूप है, नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, जनता के मध्य समझौते का परिणाम है, जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। तो अरस्तु राज्य को कैसा संस्था मानता है? नैतिक और प्राकृतिक संस्था। इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि वह सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 125 है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो यह भी कथन साथियों अरिस्टोटल का, अरस्तु का। अरस्तु जो है कि अरस्तु ने कहा था कि राज्य प्रकृति की देन है और मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह लुई 14वां ने किया था। अभी पिछले प्रश्नों में मैच कराने को आया था, तो वहाँ हम लोगों ने देखा भी था। इस तरह से 126 प्रश्न हो गए साथियों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हाँ देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वां कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ। प्राचीन काल में प्रायः राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थ में किया जाता था। यूरोप के निरंकुश शासक प्रायः अपनी अनियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते थे। इसी प्रकार की प्रवृत्ति इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के निरंकुश शासन में मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 127 है कि मैं ही राज्य हूँ, तो लुई 14वां हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस के। और राज्य के आवश्यक तत्व हैं 7, 5, 4, 3। तो इस राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग और सरकार तथा संप्रभुता। तो इसमें से भूभाग कौन कौन से लोग नहीं मानते, इसका हमने आपको बताया, जाके देख लीजिएगा, मल्टीपल टाइम वहाँ से पूछे गए हैं। वैसे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हॉल, सीले, डिग्बी और बिलोबी, ये सब जो है कि ऐसे विचारक है जो भूभाग को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में नहीं मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 129 है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? हीगल, बोसांके, कांट या ग्रीन का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन ने यह बात बोली थी। देखिए, टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक थे। उनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भाषणों का संकलन है, जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है। इसी प्रकार का कथन बोसांके का भी है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ग्रीन। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अब 131वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी, विकासवादी? तो यह साथ में आदर्शवादी जो है कि विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, राज्य किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो। यह उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। टी.एच. ग्रीन, जो एक ब्रिटिश दार्शनिक और विचारक थे, का ऐसा ही मत था। इन्हें इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। ये मल्टीपल टाइम साथियों पूछा जाता है, इसलिए टी.एच. ग्रीन का ये कथन हमको आपको याद रखना है कि राज्य शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा का आधार है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, बोसांके ने, टी.एच. ग्रीन ने? तो इसका सही जवाब है साथियों टी.एच. ग्रीन ने। देखिए, टी.एच. ग्रीन ने अपनी विख्यात कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ग्रीन का इस संबंध में कहना है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है। सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। अब क्वेश्चन नंबर 133 कि कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लॉर्ड एटकिंस, लॉर्ड डायसी, न्यायमूर्ति कीथ, उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है साथियों लॉर्ड डायसी। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत सर्वप्रथम ब्रिटिश विधिवेत्ता लॉर्ड ए.वी. डायसी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी
ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1885 में प्रकाशित हुई थी में प्रतिपादित किया। उनके अनुसार कानून का शासन 3 आधारों पर आधारित है। पहला है कि सभी व्यक्तियों की कानून के समक्ष समानता होगी, दूसरा कानून के अनुसार शासन, और तीसरा है कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालयों की प्रमुख भूमिका। यह सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र का मूल्य आधार माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 134 है कि संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, तो इसका ग्रीन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए हमने कहा भी था कि ये सवाल बार बार आएगा आप सबके सामने ग्रीन के इस कथन के रूप में। देखिए राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। विचारों की वर्चस्वता की अवधारणा संबंधित है लेनिन से, मार्क्स से, मार्क्यूस से, ग्रामसी से, तो इसका सही विकल्प है ग्रामसी से। इस तरह से ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए एंटोनियो ग्रामसी ने विचारों की वर्चस्वता की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार शासक वर्ग केवल आर्थिक और राजनीतिक साधनों से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक माध्यमों से भी अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। शिक्षा, मीडिया, धर्म और साहित्य के जरिए समाज में एक ऐसी सहमति पैदा की जाती है जिससे लोग शासक वर्ग की व्यवस्था को स्वाभाविक और उचित मानते हैं। यह मार्क्सवादी सिद्धांत का सांस्कृतिक विस्तार है जिसमें सत्ता बनाए रखने के लिए वैचारिक नियंत्रण को जो है कि स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये ग्रीन का कथन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो इसका भी सही कथन हो जाएगा ग्रीन। इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, तो ये भी जो है कि ग्रीन है सही, ऑप्शन बी। शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है, इसका भी कथन, इसका भी जो है कि जवाब ग्रीन है। देखिए यही कथन कितनी बार पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 हो गया, अब 140 पर। देखिए राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह भी जो है कि ग्रीन है। आदर्शवाद है, देखिए ये नया सवाल है। आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवाद जो है वह राज्य का समर्थक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आदर्शवादी विचारधारा राज्य के समर्थक, आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक हैं। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैंडले, बोसांके आदि विचारकों द्वारा प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया गया, परंतु इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल की विचारधारा में मिलता है। एक नए विश्व के लिए, तो इस तरह से साथियों आदर्शवादी विचारधारा के अगर समर्थक हमसे कभी पूछा जाए तो उसमें कांट आ जाएंगे, हीगल आ जाएंगे, ग्रीन आ जाएंगे, ब्रैडले आ जाएंगे, बोसांके आ जाएंगे, लेकिन जो है कि ये आदर्शवाद का जो प्रमुख सबसे प्रतिपादक माना जाता है, सबसे प्रमुख पहचान जिसने आदर्शवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया, तो उसका नाम हीगल है। एक नए विश्व के लिए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है मैकियावेली, टॉकविले, लॉस्की या आर्थर ब्रेटले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टॉकविले। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है कि एक नए विश्व के लिए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, यह कथन टॉकविले का डायरेक्ट वही दिया है, तो इसको आपको याद रख लेना है, और राजस्थान प्रवक्ता का इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 143 है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह कथन किसका है? गिलक्रिस्ट, गार्नर, मेटलैंड, बकल, तो यह कथन है साथियों मेटलैंड का। इसकी व्याख्या देख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। राजनीति शास्त्र की प्रकृति को लेकर के विभिन्न राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की आदि ने भी इसका समर्थन किया है, किंतु कुछ विचारक जैसे मिटलैंड, बकल, कॉम्टे, बर्क आदि राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। तो ये कभी पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कौन नहीं मानते हैं, तो उस श्रृंखला में मिटलैंड आ जाएंगे, बकल आ जाएंगे, कॉम्टे आ जाएंगे, बर्क आ जाएंगे। और इसी संदर्भ में मिटलैंड ने कहा भी था, राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के संदर्भ में उसने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को
देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। बकले ने कहा है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये भी कथन पूछा जाता है बकल का कि राजनीति विज्ञान को कला तो दूर किसने विज्ञान तो दूर कि जिसने कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला माना है तो वो है बकल। और बर्क क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। तो ये तीनों कथन जो है कि मेटलैंड का जो कि सवाल में ही पूछा गया है, और यहाँ पर बकले ने कहा कि राजनीति विज्ञान तो दूर यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। और बर्क का कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान नहीं मान सकते उसी प्रकार हम राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। तो ये तीनों कथन साथियों हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 144, किसने कहा राजनीति विज्ञान को मानना तो दूर बहुत राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। तो बक्र का यह कथन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस या मेटलैंड? तो अभी मेटलैंड इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि मेटलैंड ने क्या बोला था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, प्रश्नों से ज़्यादा मुझे उसके शीर्षक पर जो है कि खेद होता है। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, इसका आरोपण है व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आदर्शवादी। देख लीजिए व्याख्या, आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना जाता है। आदर्शवादी क्या मानते हैं? राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं, वो भी सर्वोच्च नैतिक संस्था, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हीगल इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहकर संबोधित करता है। प्राचीन भारत में भी राज्य को एक दैवीय संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, उसके ऊपर केवल धर्म का बंधन है। अतः आदर्शवाद के अनुसार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। अब क्वेश्चन नंबर 147 है साथियों, कि राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, बल सिद्धांत, विकास सिद्धांत, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह बल सिद्धांत का कथन है। राज्य की उत्पत्ति को जो मानते हैं कि यह बल का परिणाम है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए राज्य की उत्पत्ति का बल सिद्धांत राज्य को श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एवं राजा की उत्पत्ति बल प्रयोग से हुई है, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी अजेय शक्ति से दूसरों को पराधीन बनाया वही सबसे पहले राजा बना। अतः इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। भारतीय विचारधारा के अंतर्गत बल सिद्धांत को दंड की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 हो गया। अब देखते हैं 148, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था। इच्छा बल नहीं राज्य का आधार है। और अगला है कि राज्य के विकास में आध्यात्मिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है साथियों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए देखिए सही हो जाएगा, और ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, निम्नांकित में से कौन सी राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है? राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है। अनुभविक अध्ययन, तथ्यों पर आधारित अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है संस्थाओं का अध्ययन, ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो इस तरह से यही नहीं है, और बाकी सब जो है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं हैं। देखिए परंपरागत राजनीति विज्ञान या तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे राजनीतिक विचारों के अध्ययन पर बल देता है, या राज्य, सरकार, कानून आदि जैसे राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर। अतः संस्थाओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विशेषता न होकर परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है। अनुभविक अध्ययन, तथ्यपरक अध्ययन तथा व्यवहार
का अध्ययन राजनीति विज्ञान की आधुनिक विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर 150 और इस सेशन का आखिरी सवाल है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, विवेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्यमिता को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है, क्षुधा या उत्पादन को दिया है, शौर्य को दिया है, विवेक को दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या में दिया है कि प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। तो ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है प्लेटो का। प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है, इसलिए राज्य की प्रकृति समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति समझना जरूरी है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला क्या है कि इच्छा या तृष्णा या क्षुधा, जिसको हम लोग डिजायर कह सकते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है भावना या मनोवेग, इमोशन, और तीसरा है ज्ञान, नॉलेज या विवेक, जिसको विजडम कह सकते हैं। तो प्लेटो के अनुसार ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता रहती है। इस आधार पर प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की पहचान की है, जिनमें इच्छा या तृष्णा या क्षुधा की प्रधानता होती है, वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं। जिनमें भावना की प्रमुखता होती है, वे सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं, तथा जो ज्ञान से संपन्न होते हैं वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को मेरी ये पहल अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब आगे हम इसी तरह से सारे चैप्टर जो है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी हैं महीने 2 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। और आप लोगों को यह है हमारा पहल जो है कि टीजीटी, पीजीटी और आने वाले बिहार के शिक्षक भर्ती और जो जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग से आया हुआ है, उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए आप लोग इसका खूब फ़ायदा उठाइए। आशा करता हूँ आप लोग इस तरह से वीडियो को जो है कि लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।